गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम आरआरबी यूथ 2024 बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं। तो इस सीक्वेंस में हमने एवरेज चैप्टर तक पहुँच गए हैं और एवरेज चैप्टर में जो है हमारा वर्तमान समय में टाइप 3 तक कंप्लीट हो गया था। और मेरी ऐसी आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेरे सभी प्यारे दोस्तों को टाइप 3 तक प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो अब दोस्तों आज जो है टाइप 4 से देखना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, उनमें से एक संख्या को कैलकुलेशन से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जो है टाइप 4 से जो है इस तरीके के जो कंसेप्ट के जो क्वेश्चन है काफ़ी आते हैं, समझ रहे हैं। टाइप 4 में जिस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे आते हैं एग्जाम में। तो टाइप 4 एक तरीके से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, 6 संख्याओं का औसत 16 है। 6 संख्याएं हैं जिनका औसत जो है वो क्या है, 16 है। ठीक है, उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है। मान लो एक संख्या यहां निकल गई, ठीक है, निकाल दी। तो शेष जो 5 संख्याएं हैं, समझ रहे हैं, तो इनका औसत जो है आपको प्यारे दोस्तों 17 प्राप्त होता है। 17 प्राप्त होता है। तो इन्होंने ये कहा ये जो निकाली गई संख्या है ना, ये बताइए कितनी थी। तो प्यारे दोस्तों देखिए कि ये देखिए क्या है, पूरा, समझ रहे हैं, यहां से यहां तक, और ये क्या है, शेष। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको कि ये पूरा है और ये शेष है। तो अब पूरा और शेष में हमने आपको बताया था कि पूरे ग्रुप का औसत 16 दिया है और उसके जो अंदर शेष में से किसी भी पार्टिकल, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सदस्य का औसत अगर ज़्यादा हो तो चिन्ह आता है माइनस का, और हमेशा इसी को लिया जाता है, स्टार्टिंग में माना जाता है। तो 16, ठीक है, 16। अब आप वैसे कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो चिन्ह प्लस का आता है, लेकिन इस वाले में पूरा और शेष वाले कंडीशन में कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो चिन्ह कितने का आएगा, माइनस का आएगा। कितने का आएगा, कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है, 1 का 5 में गुणा होगा तो कितना होगा, 1 पंचे 5। और निकालना किसका है, इसका निकालना है तो 1 से भाग दे देंगे, मान निकालना है तो 11। 16 में से 5 गया 11 होगा। ठीक है, ये, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि 6 संख्याओं का औसत 16 है, उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल लिया था, शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। तो 6 संख्याओं का कुल योग पहले देख लीजिए कितना होगा, 6 संख्याओं का कुल योग। ठीक है, तो 6 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, 16 छक्का 96। ठीक है, अब बची कितनी, 5 संख्याएं। 5 संख्याओं का औसत क्या है, 17 है। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 17 पंचे 85। 96 में से 85 जाएगा तो क्या आएगा, 11। ठीक है, जिन्हें कम समझ में आता है वो इस मेथड से लगाएं। ठीक है, और जो बिल्कुल ही धुरंधर हो गए हैं वो इस मेथड से लगाएं, समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ लिखना ही पड़ रहा है, इसमें तो डायरेक्ट सीधा होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, जबकि इसी को सीखने की ज़्यादा कोशिश कीजिए इस वाले मामले में।
प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई परिवार पिछले 5 महीनों में किराने के सामान पर 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000 रुपये खर्च करता है। किराने के सामान पर 6 महीने का औसत खर्च 4500 है, तो परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना पड़ेगा। देखिए 5 महीनों का हिसाब दिया है, 5 महीनों का हिसाब दिया है इन्होंने, ठीक है। तो 5 महीनों का कुल खर्चा कितना होगा, 4600, 5600, 4800, 3800 और 6000, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। अब 5 महीनों का कुल खर्चा तो ये होगा, अब 5 महीनों का औसत निकालने के लिए 5 से हम भाग दे देंगे, ठीक है। और फिर 6 महीने का कितना है, औसत 4500 दिया है, तो फिर जो है 1 महीने का जो है यानी छठे महीने का मतलब 1 महीना जो है उसका निकालना है। तो देखिए 5 महीने का औसत कितना हो जाएगा, 4600, 5600, 4800, 3800, 6000। 4600 प्लस 5600 प्लस 4800 प्लस 3800 प्लस 6000 और 5 महीनों का ये कुल खर्चा है, ठीक है। 5 महीने का औसत निकालने के लिए क्या है, इसमें जो है 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए 6 और 6 12, 12 8 20, 20 8 28, ठीक है, 00, ठीक है। 4 2 6, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 6 24, ठीक है। और इसमें हम 5 से भाग दे देंगे इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 9 45, 5 6 30 और ये 5 महीने का औसत है। अभी हमने क्यों निकाला, देखिए नेक्स्ट लाइन पढ़िए, किराने के सामान पर परिवार को 6 महीने के औसत खर्च को 4500 करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना होगा। तो 6 महीने का औसत दिया है, 5 महीने का हमने निकाल लिया है, 1 महीने का निकालने का रह जाएगा, तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिए 6 महीने का क्या है औसत, कितना है, 4500, ठीक है। अब इसमें क्या है, 5 महीने का औसत कितना है, 4960, ठीक है। छठवां महीना यानी ये इसका क्या है, पूछ रहे हैं कितना खर्चा होगा ये चीज, इसलिए हमने ये काम किया था। तो अब देखिए ये क्या है, एन और इनका जोड़ इनके बराबर आ रहा है, ऐसे ही पिछले वाले सवाल में हुआ था। एन और इनका जोड़ जब इसके बराबर आ जाए तो समझ लेना चाहिए पूरे और शेष का मतलब शेष का सेंस बन रहा है। तो ये क्या है, ये पूरा हो जाएगा, ये शेष हो जाएगा कि नहीं। लेंगे क्या, इसको ही चूज करेंगे 4500, ठीक है। फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो चिन्ह क्या है, जब पूरे ग्रुप का औसत 4500 है और उसके शेष ग्रुप का इससे ज्यादा है तो चिन्ह यहां किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, समझ रहे हैं, माइनस का लगेगा। कितना ज्यादा है इसमें, तो 460 ज्यादा है, ठीक है। तो 460, ठीक है, और माइनस का चिन्ह लगेगा 460 और इसका 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और निकालना कितने का है, इसका निकालना है, तो इससे हम भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 6 का 30, 5 6 को 20, 3 23, ठीक है। 4500 में से 2300 गए तो कितना, 2200, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 2200। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा और क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको नेक्स्ट डे पुनः वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
अब बोल रहे हैं 73 क्वेश्चन, 18 कटहलों का माध्य भार 7.2 किलोग्राम है। यदि समान भार के 2 और कटहल इसमें शामिल कर लिए जाते हैं तो माध्य भार 20 ग्राम, बात समझिए, 20 ग्राम कम हो जाता है। बाद में शामिल किए हुए प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमने आपको कई बार कहा और इससे पहले भी कहा है कई बार और आज भी कह रहे हैं कि जब अलग अलग यूनिट दी हों और सवाल को सॉल्व करना हो तो सभी यूनिट को एक जैसी यूनिट में बनाते हैं। कैसे? जैसे कुछ यूनिट क्या है, किलोमीटर में दी गई और कुछ मीटर में दी गई, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे या मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। अलग अलग यूनिट का मतलब नहीं है, उनमें होगा आपस में ही संबंध, समझ रहे हैं। अब ये मत कर देना कि किलोमीटर को किलोग्राम में चेंज कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। तो इसमें क्या है, किलोग्राम है और ग्राम भी है, तो या तो ग्राम को किलोग्राम बना लो, किलोग्राम को ग्राम बना लो, ठीक है। तो सवाल जो है सॉल्व हो पाएगा, वरना हो ही नहीं पाएगा। तो 18 कटहलों का माध्य भार 7.2 kg है। तो 18 कटहल हैं, ठीक है, इनका माध्य भार कितना है, 7.2 kg, ठीक है। यदि समान भार के 2 और कटहल शामिल इसमें कर लिए जाते हैं, समझ रहे हैं, तो माध्य भार 20 ग्राम कम हो जाता है। समान भार के 2 कटहल, यानी कटहल अब कितने हो गए, 20, और 20 कटहलों का माध्य भार क्या है, 20 ग्राम कम हो जाता है। तो 7.2 किलोग्राम का मतलब होता है 7 किलो 200 ग्राम, ठीक है। अब इसमें से 7.2 ग्राम में से हम 20 ग्राम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 किलो 1800 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 7.18 किलोग्राम, ठीक है। अब पूछ रहे हैं बाद में शामिल किए हुए प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात कीजिए। बाद में शामिल किए हुए, तो यहां आप देखिए इस तरीके से कि इन दोनों का योग इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये क्या है, पूरा एक ग्रुप है और ये उसके अंदर के सदस्य हैं, इस तरीके से। तो चूज तो हम इसी को करेंगे, ठीक है। तो हम 7.18 को चूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए यहां से यहां कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं और पूरे और शेष की बात है, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। ये और इसमें कितने का अंतर है, 0.2 का अंतर है। कितने का अंतर है भाई, 0.02 का अंतर है, ठीक है, 0.02 का अंतर है। तो 0.02 इंटू 18, ठीक है। और क्या है, प्रत्येक कटहल का भाग, यानी इससे इसके लिए पूछ रहा है तो इससे हम भाग दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से। यह है कि नहीं, तो बस इससे ये कट जाएगा, ये 0.18 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, 0.18। 7.18 में से 0.18 घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, 7 kg। क्या आ जाएगा, 7 kg। आई होप कि आप सभी प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अभी आप सिंपल तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। वैसे हमें लग रहा है कि इसमें के लिए ये तरीका बहुत ही सिंपल है, समझ रहे हैं। तो चलिए भाई, वो उस तरीके से ही हम समझा दे रहे हैं। है क्या, 18 कटहलों का माध्य भार 7.2 kg है। यदि समान भार के 2 और कटहल इसमें शामिल कर लिया तो माध्य भार 20 किलोग्राम कम हो जाता है। तो अब बात समझिए, बाद में शामिल किए हुए प्रत्येक कटहल का भार ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो नई वस्तु का भार, नई वस्तु का भार, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि जो वस्तु शामिल की जा रही है, पहले से जो वस्तु उपस्थित है, ठीक है, पहले से जो वस्तु उपस्थित है उसको लेंगे 7.2, ठीक, उसका हम औसत ले लेंगे। तो 18 कटहल जो है ये पहले से उपस्थित है।
तो इनका हमने एवरेज भार लिख लिया 7.2 kg। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 कटहल और शामिल किए जा रहे हैं तो माध्य भार जो है 20 किलोग्राम कम हो रहा है। समझ रहे हैं? तो अब जब शामिल करने से ही कम हो रहा है, हटाने से नहीं, शामिल करने से ही कम हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉस की स्थिति बन रही है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा, कमी आ रही है। अब इसमें क्या है, क्या हो रहा है, 20 किलोग्राम कम हो रहा है। ठीक है, 20 किलोग्राम कम हो रहा है। समान भार के 2 कटहल और शामिल कर लिए जाते हैं तो माध्य भार 20 किलोग्राम कम हो रहा है। तो 7.2 में से 20 ग्राम कम हो रहा है, 7.2 में से 20 ग्राम कम हो रहा है, तो बचेगा कितना, 7.18। ठीक है, 7.18 कितनों के लिए कम हो रहा है, 18 कटहल पहले से थे, 2 और मिल गए। बात समझिएगा। बात सुनिएगा, ये नहीं है। तो माध्य भार 20 ग्राम कम हो रहा है, कितने के लिए, 18 कटहल पहले से थे और 2 और मिल गए, तो कुल कितने कटहल हो गए, 20 कटहल। 20 कटहल के लिए क्या हो रहा है, ये चीज हो रही है, कमी आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, इस तरीके से। और बाद में शामिल किए हुए प्रत्येक कटहल का भार पूछा जा रहा है, तो 2 कटहल शामिल किए गए, प्रत्येक के लिए क्या मतलब होता है एवरेज, तो 2 से हमने भाग दे दिया इस तरीके से। तो ये इससे ये इसको कितना कर देगा, इसलिए 10 बार, और ये इसको कितना बना देगा, 0.2, 7.2 में से 2 जाएगा तो 7 किलोग्राम बचेगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों के एक समूह को 72 किलोग्राम वजन वाले एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। शामिल किए हुए नए व्यक्ति का वजन कितना है। देखिए, बात समझिए, इसमें क्या कहा है कि 6 व्यक्तियों के एक समूह में 72 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समूह के औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। समूह में शामिल हुए नए व्यक्ति का वजन कितना है। देखिए, अभी जो क्वेश्चन लगाए थे और इससे पहले भी क्वेश्चन लगाए थे, तो उसमें क्या थे कि 6 हैं या 8 हैं, 18 हैं, उसमें 2 आ गए, शामिल कर लिए गए, या 2 चले गए, हटा दिए गए, इस तरीके से ये था। लेकिन इसमें क्या प्रतिस्थापन हो रहा है, समझ रहे हैं, इसमें क्या है, प्रतिस्थापन हो रहा है, गौर समझिएगा। इसमें उन्होंने कहा है कि 6 व्यक्तियों का एक समूह था, उसका कोई औसत वजन रहा होगा, ठीक है, वो है पता नहीं। इन्होंने कहा क्या किया कि 72 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति से कहा कि तुम जाओ, ठीक है, और उसके बदले में कोई ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जिससे पूरे समूह के जो औसत भार है ना, उसमें 2 की वृद्धि हो रही है, पूरे समूह के औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो शामिल किए नए व्यक्ति का वजन कितना है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं कि अब देखिए इसमें क्या है कि 6 व्यक्ति में से एक गया और उसके दूसरा आ गया, तो शामिल किए हुए और आए हुए व्यक्ति का जो मार्क्स मतलब जो नंबर है वो बराबर रहेगा। भाई 6 में से एक गया, एक आया, तो नंबर तो बराबर रहेंगे व्यक्तियों की संख्या। लेकिन क्या हो क्या रहा है कि वृद्धि या कमी हो रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, नए व्यक्ति का वजन, नए व्यक्ति का भार जो है वो क्या होगा,
प्रतिस्थापित व्यक्ति का भार, व्यक्ति का कुल भार, औसत भार नहीं कुल भार, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस पूरे ग्रुप के औसत भार में वृद्धि या कमी, ठीक है। देखिए होगा क्या, प्रतिस्थापित व्यक्ति का कुल भार, ये जब कंडीशन लगेगी, ये अप्रोच जब लगेगा जब जो व्यक्तियों की संख्या आ रहे हैं और जा रहे हैं, चीजों की संख्या सेम रहे। जैसे 5 में से 2 लोग चले जाएं, 2 लोग वापस आ जाएं, अलग से 2 लोग ले लिए जाएं, तो 5 के 5 ही रहेंगे, तब ये वाली कंडीशन लगेगी, समझ रहे हैं। वरना और भी अप्रोच है बताने के लिए, और में और वही अप्रोच लगेंगे जो हम बताते चले जा रहे हैं। या जैसे मान लो हम 20 चीज़ें हमारे पास हैं, या 20 लोग बैठे हैं, 20 ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, या 20 लोग कहीं बैठे हैं, एक चला गया और दूसरा आ गया, 2 चले गए दूसरे आ गए, यानी प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि उसके बदले कोई दूसरा, समझ रहे हैं। हटाने में और प्रतिस्थापन में अंतर होता है। हटाने का मतलब हटा दिए, भगाओ, या शामिल करने का मतलब आ जाओ, 20 है तो 2 और आ जाओ, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन प्रतिस्थापित का मतलब ये होता है कि जो कुछ हटाया गया उसकी जगह किसी और ने ले ली, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे ही होता है कि नहीं, इंटर वगैरह में पढ़ते हैं। तो यहां देखिए प्रतिस्थापित व्यक्ति का कुल भार, प्रतिस्थापित क्या है, 72 किलोग्राम वजन है जिसका, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापन करने पर पूरे समूह के औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां से स्पष्ट है कि जब वृद्धि हो रही तो चिन्ह प्लस का लगेगा, और जब कमी हो रही है तो चिन्ह माइनस का लगेगा, ठीक है। तो प्लस का चिन्ह लगा, ठीक है। अब पूरे ग्रुप में कितना लोग थे, पूरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 6 ही रहेंगे, एक गया और एक आया तो 6, ठीक है। वृद्धि कितनी हो रही है, 2 की, ठीक है, तो 6 इंटू 2 ये हो रही है पूरे ग्रुप में। इस तरीके से जितनी औसत वृद्धि हो रही है, औसत तो 72 और 12 84 किलोग्राम। ये क्या है, नए व्यक्ति का भार है, समझ रहे हैं। ये क्या है, नए व्यक्ति का भार है, इस तरीके से। और कब लगेगा ये अप्रोच, ये फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कब लगेगा, जब जितने मेंबर जा रहे हैं उतने ही शामिल किए जा रहे हो, ठीक है। तो प्रतिस्थापित व्यक्ति जो व्यक्ति है उसका कुल भार ले लेंगे, और पूरे ग्रुप के औसत भार में जितनी कमी या वृद्धि हो रही है उसके हिसाब से चिन्ह लग जाएगा और ये हो जाएगा। इससे जो है शॉर्टकट मेथड इस सवाल के लिए कोई हो नहीं सकता। अब क्वेश्चन नंबर 75 ही आते हैं। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 था, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। समझ रहे हैं इस बात को। यदि संयुक्त औसत 9.2 था, 12 के साथ n को भी अगर शामिल कर लें तो संयुक्त औसत कितना आ रहा था प्यारे दोस्तों, बोल रहे हैं ये 9.2 था, ठीक है। तो इस n की वैल्यू याद कीजिए, ठीक है। ये पूरे और शेष, पूरे और बाकी जैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं, ये देखो पूरा दिख रहा है, ये शेष दिख रहा है। तो इसमें क्या है, 9.2 को मानना ही है, ठीक है। ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं तो चिन्ह इसमें क्या है, इसमें प्लस का लगेगा, ठीक है, प्लस का लगेगा, ठीक है। 1.2 अंतर होगा इन दोनों का, 1.2 का ऐसे 12 से गुणा करेंगे तो 12 में 12 144,
कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा कि नहीं 14.4। इसका अगर एवरेज निकालते तो इससे हम भाग दे देते, ठीक है, जो कि आ रहा है 10। बस 10 से बस सॉल्व हो जाएगा ये। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये इसको अगर हम यहाँ ले जाएं, यहाँ 9.2 को, तो 0.8 बन जाएगा कि नहीं, जरा देखिए। चलो एक स्टेप लिख दे रहे हैं, 14.4 बटे n बराबर 0.8, ठीक है। 18 अट्ठे 144 होता है, तो n बराबर 18 ये आएगा। छिहत्तर क्वेश्चन है। अब डियर फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। जो बैट्समैन पारी, समझ रहे हैं, क्रिकेट खिलाड़ी के वजन पर आधारित, या क्रिकेट खिलाड़ी ने इतने पारी में इतने रन बनाए, इतने रनों का औसत ये है, ये वाले क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, तो थोड़ा इन्हें ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा है 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाए गए रनों का औसत 125 है। पहले 2 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 150 है। अंतिम मैचों में बनाए गए उसके रनों का औसत 110 है। बैट्समैन द्वारा तीसरे मैच में कितने रन बनाए गए? देखिए, बात समझिए। 5 मैच हुए, 5 मैच हुए, इसमें क्या है, एक बैट्समैन ने जितने रन बनाए उनका औसत 125 है, ठीक है। अब पहले 2 मैच हुए, तो उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना है? 150 है, ठीक है। अंतिम 2 मैच हुए, ठीक है, इस तरीके से, उसमें बनाए गए रनों का औसत 110 है। ये तो जो एक मैच है कोई सा भी, तीसरा कह लो, ठीक है, तीसरा मैच है वही माना जाएगा जिसके बारे में पूछना है, ठीक है। उसमें क्या मतलब रनों का औसत बताइए, कितने रन बनाए। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये आप यहाँ देखिए, ये पूरे मैच, ये पूरे की बात कर रहे हैं, और ये अंदर क्या हो रहा है, 2 और 2 4 और 1 5, यानी इन सबका योग इसके बराबर हो रहा है, तभी जो है पूरा और बाकी का संबंध चलता है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 125 लेंगे, ठीक है। अब इससे ये देखिए यहां जा रहे हैं तो कितना हो रहा है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो चिन्ह इस वाले कंडीशन में, पूरे और शेष वाली कंडीशन में चिन्ह आएगा माइनस का। क्या आएगा? माइनस का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -25। -25 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। ये यहां से, अब यहां से यहां की ओर जा रहे हैं, पहले यहां से यहां की ओर गए थे, अब यहां से यहां की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, ये ज्यादा ये कम है, तो चिन्ह लगेगा प्लस का, ज्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं इसमें। ये तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे आप, ये देखिए, ये 125 में से 110 जाएगा तो 15 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30, ठीक है। इसका निकालना है तो पूरे के बटे 1 कर देंगे, ठीक है। तो बस 125 में से माइनस का 20 घट जाएगा, मतलब -20 हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 105, ठीक है। ये अप्रोच जो है बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा। और मेरा उन दोस्तों से विनम्र निवेदन है जो पहली बार हमारे इस वीडियो विजिट कर रहे हैं, बात सुनिएगा पूरी, तो उन्हें एवरेज टॉपिक समझना है तो एवरेज टॉपिक के पहले वीडियो से देखना शुरू करें, एवरेज टॉपिक के पहले वीडियो से देखना शुरू करें, तब उनके समझ में आएगा, वरना ये उनके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा कि ये हो क्या रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? ये तब उन्हें ये अप्रोच समझ में आएगा। आप देखिए, इसे जनरल कैसे भी लगाया जा सकता है, सिंपल
जनरल तरीका अगर जिन्हें अच्छे से आता है वो ऐसे भी लगा सकते हैं इसे। 5 मैचों में एक बैट्समैन द्वारा बनाया गया रनों का औसत 125 है, तो 5 मैचों का कुल कितना हो जाएगा 125 इंटू 5। ठीक है, और क्या है, पहले 2 मैचों में बनाया गया उसके रनों का औसत 150 है, तो 150 इंटू 2 यानी पहले 2 मैचों का कुल रन 150 इंटू 2 तो यानी 300। ठीक है, फिर क्या है, अंतिम 2 मैचों का 110 है, तो कुल कितना हो जाएगा 110 इंटू 2 यानी 220, तो 220। ठीक है, तीसरे मैच का पूछ रहा है, तो पूरे में से इन 2 मैचों का, भाई ये क्या है, ये 5 मैच हैं, ये 4 मैच हैं, ये 2 का कुल है, ये शेष 2 का कुल है। ठीक है, तो इसको डिडक्ट कर दीजिए, आ जाएगा, तो 625 नेगेटिव और कितना हो जाएगा भाई 520, तो 105 इसका आंसर होगा। क्या होगा 105 जो है प्यारे दोस्तों इसका आंसर होगा। देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो भी एक लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है समझने के लिए अच्छे अप्रोच, सही अप्रोच की जरूरत होती है, उचित अप्रोच की जरूरत होती है। और दूसरा ये होता है कि क्वेश्चन को आप कितना ध्यान से समझ पा रहे हैं, इसके ऊपर पर डिपेंड करता है। क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो आने वाला है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिमाग लगेगा कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आ पाया तो होगा ये कि या तो आपकी गलती मानी जाएगी या फिर टीचर की गलती मानी जाएगी। ठीक है, तो देखिए, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था। 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए हों तो 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे। ठीक है, यहां देखिए डियर फ्रेंड्स, बोलना है 12 पारी, 13 पारी और 14 पारी की बात हो रही है। ठीक है, यहां पहले तो 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था, तो 12 पारियों का जो एवरेज था ना डियर फ्रेंड्स, वो क्या था 55 था। कितना था 55, ये था। फिर क्या है, 14 जब पारी हो गई, शुरू से लेकर जो 12 पारी तक चल रही थी, 12 पारी जो चल रही थी उसकी, वहां औसत स्कोर उसका 55 था शुरू से लेकर 12 तक। और शुरू से लेकर जो 14 पारी हुई, 14 पारी हुई, तो उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। ठीक है, यानी शुरू से लेके 14 पारी तक उसका औसत स्कोर 60 हो गया। ठीक है, यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए तो 13वीं पारी में रन कितने बनाए थे। अब बात सुनिए, 12 और 12वीं, 14 और 14वीं, 13 और 13वीं पारी, तो इसमें बड़ा अंतर है, ये तो आप जानते ही हैं। 12 पारी की बात करें हम, या 13 पारी की बात करें, और 14 पारी की बात करें, या किसी हम कहें 15 पारी, बात समझिएगा, तो 15 पारी का औसत इतना है, तो बात ये हो रही शुरू से लेके 15 पारी। हम कहें 12 पारी का औसत कितना है, तो इसका मतलब ये हो रहा शुरू से लेके 12 पारी। लेकिन हम कहें केवल 12वीं या केवल 13वीं पारी या केवल 14वीं पारी, तो इसका मतलब उसी पर्टिकुलर, उसी एक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए,
12 पारियों का कुल पहले देखिएगा, 12 पारियों का कुल कितना हो जाएगा, 12 पारियों का औसत 55 है, तो 12 पारियों तक कुल कितने रन बनाए, तो 12 पंचे 60। ठीक है, हासिल कितनी 6, 12 पंचे 60 और 6 66, 660 रन बनाए। यहां 14 पारी तक औसत रन रेट कितना था, एवरेज रन रेट 60 था, तो कितना हो रहा, 14 छक्का 84। ठीक है, अब देखिए बात समझिए, बात समझिएगा। ये पूछ रहा है 13वीं पारी में रन कितने उसने बनाए, तो हम ये कह रहे हैं 13वीं पारी यानी 13th, समझ रहे हैं। अगर 13 पारी तक की बात नहीं हो रही, 13वीं पारी में, समझ रहे हैं, यानी पर्टिकुलर 13 की बात हो रही है, तो हम इसे मान ले रहे हैं कि इसने x रन बनाए। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि उससे हमने मान लिया x मान लिया। अब यहां से पढ़िए, यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए। बात समझिएगा, 14वीं पारी, यहां 14 पारी तक तो 840 था, बात हो रही 14वीं पारी, समझ रहे हैं, यानी 14th। ठीक है, यानी इसी 13वीं पारी का मतलब केवल इसी पारी के बारे में बात हो रही है, 14वीं पारी का मतलब केवल इसी पारी की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, इसने पहली पारी की तुलना में, यहां लिख दे रहा है, यहां क्या है x यहां है, तो कितने रन अधिक बनाए, x प्लस 20 रन बनाए। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, इसमें इस 13th पारी, 14th जो पारी है यानी 14वीं पारी है, उसमें से 13वीं पारी में से जो है 20 रन अधिक बनाए उसने। ठीक है, ये इस तरीके से। तो अब क्या है, ये पूछ रहे 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए। अब बात समझिएगा, 12 पारी का मतलब पूरा 12 तक, 14 पारी का मतलब पूरा 14 तक। ठीक है, लेकिन अगर 14 पारियों में से इन पूरे 12 को हटा दें, 14 पारियों में से, शुरू से लेकर 14 पारियों में से 12 तक पारियों को हटा दें, तो इन 2 पारियों का कुल हमें पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है, 14 पारियों में से बाकी 12 पारियों को हम उड़ा दें, घटा दें, तो इन 2 पारियों के बारे में हमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो 2 पारियों के लिए क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे x प्लस 20। ठीक है, और 840 माइनस 660। ठीक है, 840 माइनस 660, बड़े अच्छे समझिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, समझ रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8 और ये 180, 2x बराबर 20 तो 180, x बराबर 160, 180 में से 20 घट जाएगा तो 160 हो जाएगा बटे 2, तो 80, x बराबर 80। ठीक है, यही पूछा गया था कि 13वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे, तो 180 रन उसने बनाए थे। और ये बोल देता कि 13 पारी तक उसके कितने रन हो गए। बात समझिएगा, 13 पारी तक उसके कितने रन हो गए, तो हम क्या करते, 660 में 180 जोड़ देते, तो हमारा आंसर आ जाता। अठहत्तर क्वेश्चन देखिए, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हो, तो 11वीं पारी में कितने रन बनाए। ठीक है, देखिए 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था। एक बार फिर से समझ लीजिए कि उसी क्वेश्चन का रिवीजन हो रहा है, ऐसे एक क्वेश्चन और है, 2-3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, तो 10 पारी तक की बात हो रही है, औसत कितना था 52,
तो टोटल कितना होगा? 10 गुणित 52 यानी 520, 520 हो जाएगा। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। 12 पारियों के बाद की बात कर रहा है, तो 12 पारियों तक क्या औसत स्कोर क्या है? 54 हो गया। ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा? 12 चौको 48। ठीक है, 12 चौको 48 और हासिल लगाई कितनी? 4, 12 पंचे 60 और 4 64, 648। अब देखिए, अब जरा ध्यान समझिएगा, यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? इस 10-12 के बीच में कौन सी पारी पड़ी? 11 पारी। ठीक है, 11वीं की बात कर रहा है, 11वीं, तो 11th जो उसकी पारी है उसमें आप मान लिया x रन बनाए। ठीक है, अब क्या है, 11th यानी पर्टिकुलर 11th की बात कर रहा है ये, यानी एक पारी। ठीक है, और इस x को यहां लिख लेंगे। ठीक है, कहीं भी लिखिए, आपकी मर्जी, इसमें कोई वो वाला अप्रोच नहीं लगना पुराने वाले, समझ रहे हैं? इसी तरीके से समझिए तो ध्यान से आपके समझ में आएगा। ये क्या है कि थोड़ा बहुत हम 1-2-3 स्टेप इसलिए बढ़ा के लिख रहे हैं क्योंकि ये पूरा क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, समझ रहे हैं? अब क्या, 12वीं, ठीक है, पारी में, यानी केवल पर्टिकुलर 12th की बात कर रहे हैं। क्या है, इसने 11वीं पारी से 16 रन अधिक बनाए, 11वीं पारी से, यानी x+16 बनाए इस तरीके से। अब बस इतना क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और क्लियर कर लो तो बात क्लियर पे क्लियर। ये क्या है, 10 पारी तक का पूरा, यहाँ क्या है 11 पारी तक का हो जाता पूरा। यह भी हमने 11th का लिखा है, लेकिन पूरा अगर 11 को लेते, अगर TH नहीं लगा होता तो पूरा 11 तक, यहाँ 12 पारी तक हो जाता कि नहीं। लेकिन अब क्या है, 11वीं और 12वीं, यानी इन दो के बारे में बात हो रही है। तो पूरी अगर 12 पारियों में से, ठीक है भाई, देखिए ये 12 पारी तक का तो ये है। ठीक है, लेकिन क्या है, यहाँ अगर 12वीं पारी के लिए क्या है, ये है 12 पारियों तक के तो लिए ये हो गया, लेकिन 12वीं पारी के लिए ये चीज बोल रहा है कि नहीं? 12वीं पारी में 11वीं पारी से 16 रन बनाए। तो 12 पारियों के कुल में से 10 पारियों के कुल को अगर हम घटा देंगे तो इन दोनों पारियों के योग के बराबर बात निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? डेटा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? ठीक है, तो बस 11th पारी का x और 12th पारी का क्या, x+16, तो 648 नेगेटिव 520, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, क्या हो गया, ये कितना हो गया, 128। ठीक है, और इसमें 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 114। x बराबर कितना हो जाएगा, नहीं 114 का के लिए हो जाएगा, 16 जाएगा तो 112। देखिए दिमाग कभी कभी हो जाता है एकदम। तो 56। ठीक है, x बराबर 56, ये x बराबर 56, इस तरीके से ये, इसी तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हैं इस बात को? अब आप इसको ये कर सकते हैं कि अगर आप इसको अगर शॉर्टेस्ट मेथड में अगर करना चाहें तो आप इतना कर सकते हैं कि ये ऊपर के 3 न लिख के केवल यही 2 स्टेप में आपका हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जब आप अच्छे से सीख जाएंगे वो तक की बात है। आप सीख गए तो कैसे हो जाएगा देखिए। 11वीं पारी का पूछा गया है, 11वीं, तो 11वीं पारी का x है। ठीक है, और 12वीं पारी में x से 16 अधिक बनाए तो x+16। ठीक है, तो अब क्या है, 12 पारियों के कुल में से 10 पारियों का कुल उड़ा दो, समझ रहे हैं, तो काम चल जाएगा। तो 12 पारियों का कुल कितना हो गया, 12 पारियों का औसत स्कोर 54 था, कुल कितना हो गया, 12 चौको 48, 12 पंचे 60
और 4 64, ठीक है, नेगेटिव। 10 पारियों का औसत कितना था, 52 था, कुल कितना हो जाएगा 10 × 52 520, ठीक है। तो 2x + 16 बराबर कितना हो जाएगा 128, ठीक है। ये वहां जाएगा तो कितना बचेगा 112/2 तो 56, ठीक है। ऐसे सीख गए तो फिर ऐसे क्वेश्चन ये सॉल्व होगा, सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व होगा। ये है इसका एक्चुअली शॉर्टेस्ट अप्रोच। इससे शॉर्टेस्ट अप्रोच में भी लगा लो तो और अच्छी बात है, समझ रहे हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है तथा अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है तो 11वें प्रेक्षण का माध्य बताइए, ठीक है। 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। अब बोल रहे हैं यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पिछले 11 प्रेक्षणों का, पिछले जो 11 ऑब्जर्वेशन है उनका माध्य क्या 50 है, ठीक है, और अंतिम 11 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो उनका जो माध्य कितना है 35 है। समझ रहे हैं। 11वें प्रेक्षण, 11वां प्रेक्षण बताइए, ठीक है। ये अब देखिए इसको पहले अच्छे से समझिएगा, समझ रहे हैं। देखते ही चालू मत हो जाना इसको करने के लिए, बहुत कंफ्यूजन करते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहां देखिए 11 और 11 22 हो रहे हैं, यहाँ 21 ही हो रहा है और ये एक मिलकर 23 हो रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है। अब ये कैसे हुआ देखिए, ये हुआ कैसे, ये ऐसे हो रहा। ऑब्जर्वेशन कहीं चल रहा था तो पूरे 21 प्रेक्षण चल रहे थे। हम 21 डॉट्स नहीं बनाएंगे, आप समझिएगा। यहां से यहां तक कोई 21 प्रेक्षण थे, ठीक है, 21 थे। अब जो ऑब्जर्वियर था, जो एग्जामिनर था, जो प्रेक्षण करता था, वो क्या है शुरू से गया, यहां से उसने चलना शुरू किया, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या है 11 तक चला गया। वो 11 प्रेक्षण उसने कर लिए, 11 एग्जामिन कर लिए, ऑब्जर्वेशन कर लिया उसने। अब क्या है कि यहां से 11 कर लिया, अब ये पूरे 21 थे, ठीक है। यहां से यहां तक उसने 11 ऑब्जर्वेशन कर लिए, ठीक है। अब उसका मन बदल गया, वो सोच रहा है हम यहां से करेंगे, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या है, जब यहां से यहां तक 11 उसने किए हैं, 21 में से यहां तक 11 किए हैं, तो वहां से जब वो चलता यहां से, अब यहां से लास्ट वाले छोर चलता तो उसे 10 करना चाहिए थे, कि नहीं, 10 करना चाहिए थे तो काम बन जाता, ठीक है। लेकिन वो क्या है यहां से यहां तक करना चाहिए था उसे, लेकिन वहां से चलता चला आया वो, ठीक है, कुछ सोच रहा था, चलता चला आया और यहां ऐसे घुस गया वो, ठीक है, ठीक है। तो एक जो है 11 यहां से हो गए कि नहीं, अंतिम से भी 11 हो गए। अब उसे ध्यान आया कि अरे हमने ये क्या कर दिया इस तरीके से। तो उसमें हुआ क्या कि ये एक जो है एक के ऊपर एक प्रेक्षण चढ़ गया, ये ओवरलैप हो गया, इसे ओवरलैपिंग वाली कंडीशन बोलते हैं, ठीक है भाई। ऐसा था, एक प्रेक्षण यहां से यहां तक करना था, ठीक है, फिर वहां से वहां तक आया तो प्रेक्षण ऐसा होना चाहिए था इस तरीके से, ठीक है, तो सही रहता। हो क्या गया कि वहां से वो चला आया और प्रेक्षण ऐसा हो गया कुछ, ठीक है। तो ये चीज ओवरलैप हो गई कि नहीं हो गई है इस तरीके से, ये देखिए दिख रही होगी, ये चीज ओवरलैप हो गई कि नहीं एक दूसरे पे। तो ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन हो गई है, समझ रहे हैं। तो इसे बोलते हैं अतिव्यापन की स्थिति या ओवरलैपिंग की। तो ऐसे में क्या है,
तो ऐसे में क्या प्यारे दोस्तों, ओवरलैपिंग की कंडीशन में जो होता है ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हैं। हाँ, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। इसमें क्या है देखिए, चूज इसको ही करेंगे, जरा ध्यान समझिएगा, ऐसा में हम बता चुके हैं, ठीक है। 42 को ही चूज करेंगे कि नहीं। लेकिन क्या है, ये क्या है, पूरा और शेष जैसा नहीं चलेगा इसमें, समझ रहे हैं, पूरा और शेष जैसा नहीं चलेगा। इसमें क्या है कि अंदर ये बाहर अगर वाला 21 है और अंदर के प्रेक्षणों में जो ज़्यादा रहेगा उसके लिए माइनस नहीं आएगा, उसके लिए क्या है, जो अगर ज़्यादा है तो प्लस आएगा, कम है तो माइनस आएगा। वैसे पूरे और शेष वाले में हम ये करते थे कि 42 के बाद ये अंदर का 50 आ रहा था तो माइनस लग जाता, लेकिन नहीं, इसमें क्या है 50 से ज़्यादा है तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह आएगा। तो 42 और ये कितने हो जाएंगे, कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का 11 में करेंगे मल्टीप्लाई तो 88, ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये 42 में से ये इतना है 8 और ये 42 में से 35 कितना है, 7 कम है, ठीक है, इस तरीके से। -7 का इसमें करेंगे 11 में तो -77, ठीक है। इसका निकालना है तो 1 से भाग दे देंगे, ठीक है। 42 प्लस 11 बराबर 53, ठीक है, यही होगा। ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन के लिए होता है। या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सरल तरीके से और हो जाएगा। इसमें 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है तो 21 इंटू 42, ठीक है। अब क्या है, प्रथम 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है तो 11 पर प्रेक्षणों का कुल, फिर अंतिम से 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है तो 11 इंटू 35, ठीक है। उसमें से इसको घटा दो, समझ रहे हैं, तो बस ये आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ओवरलैपिंग की कंडीशन में। बस इसमें कैलकुलेशन का थोड़ा चक्कर आ जाएगा और कुछ नहीं है, उसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है। जैसे आपको लगाना हो वैसे लगाएं, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 80 यू विल डू योर सेल्फ, नाउ कम ऑन 81, ठीक है। इन्होंने कहा है 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए, तो 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, ठीक है। ये 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, तो 11 पारियों के बाद कुल कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11, ठीक है। तो देखिए 11 दूनी 22 और हासिल लगाई 2, 11 बच्चे 55, 2 57, ठीक है। अब 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर कितना हो गया, 54 हो गया। तो 13 पारियों के लिए कुल कितना हो जाएगा, 54 इंटू 13, 13 चौको 52, ठीक है। हासिल लगाई कितनी, 5, 13 पंचे 65 और 5 70, इस तरीके से। अब ये पूछ रहे हैं यदि बल्लेबाज ने 13वीं पारी में पिछली पारी से 16 रन अधिक बनाए तो 12वीं पारी में कितने रन बनाए। तो अब क्या ये कुल 11 पारियों की बात हो रही है, ये कुल 13 पारियों की बात हो रही है, ठीक है। तो अब 12वीं पारी में यानी 12th पारी में हमने मान लिया एक्स्ट्रा रन अधिक बनाए, ठीक है। तो 13th पारी जो है उसमें क्या हो जाएगा, ये बोल रहे हैं 12वीं पारी से 16 रन अधिक बनाए तो x + 16, इस तरीके से, ठीक है। ये तो अब देखिए ये 13 पारियों में से 11 पारियों का हम घटा देंगे तो पर्टिकुलर 12वीं पारी और 13वीं पारी के कुल के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। तो x + 16 बराबर
702 माइनस 572। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए ये और ये कितना हो जाएगा, -16, ठीक है, और बटे 2, इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बराबर 114 बटे 2 बराबर 57। ठीक है, ये जो है 13वीं पारी का औसत जो है 57 आ जाएगा। ये अब क्या है, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब इसको शॉर्टेस्ट मेथड कितना कैसे करेंगे, ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे करेंगे हम, लिख के हम फिर से समझा दे रहे हैं। 11 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो गया। ठीक है, बल्लेबाज ने 13वीं पारी, यानी 13वीं पारी का मतलब 13वीं एक पारी, ठीक है, मैं पिछली पारी से 16 रन बनाए, यानी 12वीं एक पारी से 16 रन बनाए, तो 12वीं पारी और 16 पारी, सॉरी 12वीं पारी और 13वीं पारी का योग कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस 16, यानी 2x प्लस 16। ठीक है, इस तरीके से, जो कि निकलेगा कैसे, 13 पारियों के कुल रनों में से, स्कोर में से 11 पारियों के कुल स्कोर को उड़ा देंगे तब, तो बस 13 चौको 52, 13 पंचे 65, 570 माइनस 11 पारियों का कुल कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पच्चीस 55, 2 57। ठीक है, बस x बराबर कितना हो जाएगा, ये 0, ये और -16 बटे 2, तो ये 114 बटे 2 बराबर 57। एग्जाम में ये इस तरीके से इतने ही स्टेप में हो जाना चाहिए सवाल। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बल्लेबाज और पारी वाले कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, कोई शक नहीं बचा होगा इनमें। अब बोल रहे हैं 11 संख्याओं का माध्य 44 है, 11 संख्याओं का माध्य 44 है। ठीक है, पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है, पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य ये 48 है। बोला छठी संख्या ज्ञात कीजिए, ये कोई छठी संख्या है, छठवीं, ठीक है, 6th, ये ज्ञात कीजिए। ये तो यहाँ देखिए ये कितना हो, 6 और 6 12 हो रहे हैं कि नहीं, इन्हीं के बीच में ये 13 नहीं होंगे, ये 6 और 6 12, और ये इसके अंदर दब गई है, ओवरलैप हो गई, इसके बारे में पूछा जा रहा है, और ये हो रहे हैं 11 ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग की कंडीशन बन रही है, तो ओवरलैपिंग की कंडीशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ 44 को लेंगे। ठीक है, ये इससे कम है तो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, कितना कम है, तो नहीं सॉरी, यहाँ क्या प्लस का चिन्ह तो लगेगा ही, लेकिन कितना कम है, 5 कम है, तो यहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे इसमें, तो इसमें क्या है, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो -5 और 6 इंटू 6 तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो कितना, 4 का अंतर है, सर इसमें 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो 24। ठीक है, बस इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 नेगेटिव 6 बराबर 38। तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये ऐसे भी लगा सकते हैं ओवरलैपिंग वाले कि पहली 6 संख्याओं का मान 39 है। ठीक है, तो 39 गुणित 6, अंतिम 6 संख्याओं का मान 48 है, तो 48 गुणित 6, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये इन दोनों को आपस में जोड़ दो डेटा को, माइनस 11 संख्याओं का माध्य ये 44 है, तो -44 इंटू 11,
बस इस पूरे डेटा में से इस पूरे डेटा को डिडक्ट कर दो, ये आपका काम है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन अपनी मजबूत कीजिए, समझ रहे हैं इस बात को। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आज जो है हमने टाइप 4 के सभी सवाल लगा लिए हैं। 2-4 जो क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क के लिए हैं, वो आपके अभ्यास के लिए हैं कि आप जो है उन्हें, जिन लोगों के पास बुक अवेलेबल है वो उन क्वेश्चन को बनाएं अपने तरफ से, और नहीं आए तो यहाँ पूछिए। और जिन लोगों के पास बुक अवेलेबल है नहीं तो उनके पास जो भी बुक हो तो उस बुक से आप जो है क्वेश्चन बनाना सीखिए। ठीक है, इतने क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए, 2 या 3 रह गए, इन्हीं पर बेस्ड हैं। तो अब आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम टाइप 5 शुरू करेंगे और टाइप 6, और उसके बाद एवरेज जो है पूरा हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग कमेंट्स करिएगा कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। वैसे सिंपल इंटरेस्ट ही पढ़ाएंगे उसके बाद। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो आप थम्स अप भेजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार जो हमारे प्यारे दोस्त विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे कहें कि मैथ्स इज़ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, सही अप्रोच के द्वारा उसे जो है बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। बस आपको समझाने वाला सही होना चाहिए और आपको उसमें थोड़े से कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।